मॉर्निंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई को एक और करंट अफेयर के वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आपके बीच में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 जुलाई, 20 जुलाई, 10 जुलाई और 5 जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 30 जुलाई। आप थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मानव तस्करी के खतरे के बारे में जागरूकता और पीड़ितों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हर साल 30 जुलाई को ये दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, आप जैसा सभी जानते हैं कि मानव की जो खरीद फरोख्त बहुत होती है, खासकर महिलाओं और बच्चे जो हैं बहुत खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए या उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारा जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इसके द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया है। उस कैंपेन का नाम है द ब्लू हार्ट कैंपेन। क्या नाम है? द ब्लू हार्ट। याद रखिएगा, कभी भी आपसे अगर पूछता है कि द ब्लू हार्ट कैंपेन किससे संबंधित है या किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए मानव तस्करी और समाज में इसके प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ब्लू हार्ट कैंपेन शुरू किया गया है। तो मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस 30 जुलाई को होता है और द ब्लू हार्ट कैंपेन जो है वो मानव तस्करी के खिलाफ जो है वो लोगों में जागरूकता या मानव तस्करी जो होती है उसके प्रभाव तथा उसको लेकर जो वैश्विक जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए द ब्लू हार्ट कैंपेन स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल में ही लाइफ साइंसेज पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई। लाइफ साइंसेज पार्क, देखिए ये जो पार्क है ये मोस्ट अवेटेड पार्क था और बनना था इसको। तो ऑप्शन इसके देख लीजिए, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा इसका, बेंगलुरु या बेंगलोर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेंगलोर जो है आप जानते हैं कर्नाटक की कैपिटल है, कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आपके बीएस येदियुरप्पा जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के माफ़ कीजिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने ही क्या किया है, यहाँ पर लाइफ साइंसेज पार्क की नींव रखी है। मोस्ट अवेटेड पार्क जो है उसकी नींव रख दी गई है। और अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब ये लाइफ साइंसेज पार्क पूरा बन के तैयार होगा तो याद रखिए कि यहाँ पर कम से कम 50,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। यानी इस पार्क की क्षमता कितनी है रोज़गार पैदा करने की? कम से कम 50,000। यहाँ पर 150 से अधिक कंपनियाँ जो है वो इस्टेब्लिश्ड होंगी जो लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाएंगी। तो याद रखिएगा लाइफ साइंसेज पार्क कहाँ पर बन रहा है? बेंगलुरु में। चलिए इसके बाद अगले तीसरे प्रश्न की ओर अगर हम मूव करें, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा, याद रखिए दिया हुआ है कि हाल में ही किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे तथा भारत के यहाँ पर जो राजदूत हैं उनका नाम जो है वो क्या है? ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत और एक स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी जल्द ही इसके बारे में बताया गया था। अब एक पॉइंट मैं आपको और इसी से जुड़ा हुआ बता देता हूँ कि एक साथ दो काम हुए थे। प्रधानमंत्री के एक निजी सचिव थे जिनका नाम था राजीव टोपने। इनको जो है वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। जो हमारी विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसके जो CEO हैं उनका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको? प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव राजीव टोपने भाई साहब को। ठीक है, और ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन हैं ब्रजेंद्र नवनीत वाली और आपके राजीव टोपने वाली, इसके बारे में हमको जानकारी दी है कार्मिक मंत्रालय ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न से पहले कुछ चीज़ें और मैं आपको किसके बारे में WTA के बारे में बता देता हूँ। आप जानते भी हैं इसको
मुख्य बातें क्या हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको जानना है कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1 जनवरी 1995 को, 1995 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा सा प्रश्न है क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने क्या मनाया है, कारगिल दिवस मनाया है। प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या था। यानी जब हमने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध किया था तो उस दौरान हमने एक ऑपरेशन के तहत एक युद्ध किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, व्हाइट सी, विजय, पराक्रम, अजय। तो नॉर्मली हमारा ध्यान किस पर जाएगा, विजय पर जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, व्हाइट सी। व्हाइट सी नाम का एक सैन्य ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, अब थोड़ी सी बात कर लें अगर इस पर हम, तो ध्यान दीजिए, बात अगर हम करना चाहें तो देखिए दिया हुआ है 26 जुलाई 2020 को संपूर्ण भारत में कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया है। भक्ति लिख गया एक्चुअली आयोजन किया गया। ठीक है, यह दिवस 26 जुलाई 1999 को भारत सरकार द्वारा भारतीय थल सेना के ऑपरेशन विजय के समापन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन व्हाइट सी का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से खदेड़ना था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो कारगिल दिवस की बात करेगा, कारगिल विजय दिवस की बात करेगा तो आपको 26 जुलाई बताना है, और इस दौरान जो आपका कारगिल युद्ध हुआ था उसमें ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, तो ऑपरेशन व्हाइट सी। अच्छा, थल सेना ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था, ऑपरेशन विजय। याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न था वो क्या था, भारतीय वायुसेना के दौरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। देखिए शायद दिया भी होगा, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए, भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित ऑपरेशन कौन सा था, तो आपको याद रखना। यानी दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है, थल सेना की बात करेगा, थल सेना की बात करता है तो आपका उत्तर क्या होगा, विजय, और अगर बात करता है किसकी, वायुसेना की, तो आपका उत्तर क्या होगा, व्हाइट सी। ठीक है, चलिए अब अगले यानी प्रश्न नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है। अब दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कि वह प्रौद्योगिकी तकनीकी जिससे भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोधों की जानकारी के लिए विकसित किया है। वह प्रौद्योगिकी तकनीक जिससे भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोधों की जानकारी के लिए विकसित किया गया, मतलब उस तकनीकों को बताना है कौन सी तकनीकी है जिसको विकसित किया गया है, जिससे भारतीय रेलवे पर जो अवरोध होते हैं, यानी ट्रेनें जब जा रही हैं बीच में कोई दिक्कत है तो उसको वो आसानी से पता चल जाए। तो ऑप्शन देख ली दिए हुए हैं, त्रिनेत्र दिया हुआ है, एक आपका ईगल आई, एक आपका सेकंड आई, और एक आपका ब्लू नेत्र। तो उत्तर इसका क्या होगा वो मैं अगर आपको बताऊं तो उसका उत्तर होगा त्रिनेत्र। अब आप इमेज एक देख रहे हैं, साइड में आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देख लीजिए कि ये जो आपका जो मैंने मार्क किया हुआ है ये ब्लू से, या ये जो मैंने मार्क किया हुआ है गोल गोल गोले किए हुए हैं, ये सब क्या हैं, त्रिनेत्र जो प्रौद्योगिकी तकनीक है उसी के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी दे दूं इस त्रिनेत्र तकनीकी के बारे में। देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोधों की जानकारी के लिए त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी तकनीकी विकसित की है। ठीक है, अब ये जो त्रिनेत्र तकनीक है, ये क्यों इसको त्रिनेत्र कहा गया है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ड्राइवर इंफ्रारेड है, इसमें इनहैंड्स ऑप्टिकल हैं, और साथ ही साथ रडार असिस्टेड है। ठीक है, रडार असिस्टेड है, तीन चीज़ें मौजूद हैं, इसीलिए इसको जो है त्रिनेत्र तकनीकी कहा गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्टिकल कैमरा और रडार असिस्टेड इमेजिंग सिस्टम भी शामिल है, जो मुख्य रूप से धुंधली परिस्थितियों में पटरी पर अवरोधों की पहचान करने में लोको पायलटों की सहायता करेगा, यानी जो ड्राइवर होते हैं उनकी सहायता करेगा। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद नाम रखना है, त्रिनेत्र तकनीकी। क्लियर है, और इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्टिकल कैमरा और आपका असिस्टेंट रीडिंग रडार असिस्टेड इमर्जिंग सिस्टम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि हाल में ही किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए। तो मैं आपको बता दूं, नजीब रज्जाक साहब जो हैं वो मलेशिया के पीएम थे, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मलेशिया।
अब मैप में आप देख रहे हैं मलेशिया को, ठीक है। मलेशिया को ये जो दक्षिणी चीन सागर है, जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये दक्षिणी चीन सागर क्या कर रहा है, दो पार्टों में बांट रहा है। तो मलेशिया के जो नीचे वाला हिस्सा है ये इंडोनेशिया है। इस साइड में जो आप देख रहे हैं मलेशिया, इसके ऊपर छोटा सा जो वाइट हिस्सा कटा हुआ दिख रहा है, ये आपका थाईलैंड है, ठीक है। तो मलेशिया दो पार्टों में डिवाइड है, किससे, दक्षिणी चीन सागर के द्वारा। और मलेशिया की राजधानी आपको दिख रही है कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगित। क्या है आपकी, रिगित या रिगित करके मुद्रा है इसकी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी अगर बात करें इनके बारे में, क्यों इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्या चीज़ें हैं, क्यों इनको जेल हुई, उस पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं, याद रखिएगा। उन्हें आपराधिक विश्वासघात, मनी लॉन्ड्रिंग के 3-3 मामलों में प्रत्येक में 10-10 साल की सज़ा मिली है। साथ ही उन पर 368 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना राशि याद रखेगा, सज़ा याद रखेगा, किसको सज़ा मिली है और कहाँ के पीएम थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि बिक्री के मामले में गोदरेज को पीछे छोड़कर कौन सा साबुन भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन हो गया है। तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है भारत में मामले में लाइफबॉय और गोदरेज को पीछे छोड़कर कौन सा साबुन, अभी तक लाइफबॉय और गोदरेज जो है बहुत ज़्यादा बिकने वाले साबुन थे। अब इनको पीछे छोड़कर जो है एक साबुन इनसे आगे निकल गया है और पहले नंबर पर आ गया है। उस साबुन का नाम है डेटॉल। डेटॉल पहली बार जो है वो पहली पोजीशन पे आया है, ठीक है, 1 नंबर की पोजीशन पे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है। तो पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन जो हुआ है उसके कारण जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और इसकी मुख्य वजह है कि दिल्ली में एक गैस जो मौजूद थी वायुमंडल में, दिल्ली के वायुमंडल में, उसका स्तर बहुत घट गया है। वो गैस कौन सी थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसका कितना परसेंट घटा है, लगभग 70% तक जो है इसका स्तर क्या हो गया है, घट गया है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये हवा में घुलकर जो है वो सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। एक इमेज देख रहे हैं, ये इमेज दिल्ली की है और ख़ासकर ठंडियों में दिल्ली की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है क्योंकि पूछा जा सकता है। एशियाई विकास बैंक, यानी बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, एडीबी की बात कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितना अनुदान प्रदान करेगा। जो एडीबी है इसके कई सारे आपदा कोष होते हैं, उसी का एक आपका एशिया प्रशांत आपदा कोष है। इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो भारत को देगा। अब ये अमाउंट भारत को किस लिए दिया जाएगा, कोविड-19 के लिए दिया जाएगा, क्योंकि ये अनुदान है, सहायता है, ठीक है। तो कितना अनुदान देगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं 1966 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है कि हिंद महासागर में हाल में ही संपन्न हुए पैसिफिक नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने वाले देश हैं भारत, अमेरिका, जापान। कोड के माध्यम से करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका इसमें शामिल हुआ और भारत शामिल हुआ, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो इमेज देख रहे हैं, एक ये इमेज जो है वो पैसिफिक नौसैनिक अभियान की है। कुछ बातें इसके बारे में अगर हम आपसे शेयर करें तो 20 जुलाई को ये एक आपका सैनिक अभियान हुआ था। 20 जुलाई को अमेरिकी सेना के वाहक यूएस निमित्ज, नाम याद रखिएगा, सबसे बड़ा आपका जो है आपका नौसैनिक जहाज वाहक है, मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्री अभ्यास हुआ। तो याद रखिए
कि ये हुआ कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार जो कि हिंद महासागर वाला एरिया है, वहाँ पर ये सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक, ये सैन्य अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना के साथ इस समय हमारा बहुत ही ज़्यादा बवाल चल रहा है और चाइना जो है वो हमारी इस गतिविधि पर नज़र रखे होगा, कहीं ना कहीं उसको मिर्ची ज़रूर लगी होगी और हमको भी दिखाना है कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है इसमें 4 फ्रंटलाइन भारतीय नौसैनिक जहाज़ों ने, जिसमें INS शिवालिक, INS सहाद्री, INS कमोरता और INS राणा शामिल थे। ठीक है, जिन्होंने अभ्यास का संचालन करने के लिए कैरियर US निमित्त और उसके 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर काम किया है। ठीक, ये निमित्त जो है वो अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर के उत्पादनकर्ता कंपनी है। यानी एक दवा है, एंटीवायरल ये दवा है, एक्चुअली इसको फेविफ्लू भी के नाम से जानता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको फेविफ्लू भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इमेज में जो आपको दिख रही है, इमेज में जो आपको दिख रही है ये आपकी फेविफ्लू दवा है या फेविपिराविर दवा है। तो इसका उत्पादनकर्ता कंपनी कौन है, तो याद रखिए सिप्ला। सिप्ला क्या करती है, इसका उत्पादन करती है इस दवा का, सिप्ला। और बड़े सारे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि इसके जो है वो उपयोग को मंजूरी क्यों दे दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों पर इसका जो है परीक्षण नहीं हुआ है, तो अभी इसके जो परिणाम आने हैं वो बाकी हैं। तो ऐसे में इसका जो है वो उपयोग नहीं होना चाहिए कोविड-19 के रोगियों पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले करंट अफेयर के वीडियो के साथ हम लोग कल मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।